ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गर्ल्स, मैं अभी अभी आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने ये देखा था कि आपके पास जो हीट इंजन था, पीछे उन्होंने कहा भी था कि आपके पास ऐसा कोई हीट इंजन पॉसिबल नहीं है कि जो कि सारी की सारी हीट जो है एक्सट्रैक्ट करे हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से और कम्प्लीटली उसको कन्वर्ट कर दें सारा का सारा वर्क डन में, और कोई भी हीट वो कोल्ड टेम्परेचर रिजर्वायर में रिजेक्ट ना करे। 100% एफिशिएंट इंजन आपके पास कोई भी नहीं होता। ये आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट थी। तो यही सारी बातें वो इस वाले टॉपिक में भी कर रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपने क्या पढ़ा था, इट इज़ द जर्नलाइजेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि जो आप नीचे से हीट एब्जॉर्ब करते हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होती है, वो आपकी गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में प्लस वर्क डन करने में यूटिलाइज होती है। It tells us that heat and mechanical work are mutually interconvertible। यानी कि आपने जो हीट एब्जॉर्ब की थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, वर्क डन प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इन दो चीज़ों में वो इंटर कन्वर्टेबल थी, हीट इन दोनों में कन्वर्ट हो रही थी। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स अस हाउ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको ये बताता है कि हीट कैसे कन्वर्ट होती है वर्क डन में। ठीक है, वो बताती है कैसे, कि हाउ हीट एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, कैसे कन्वर्ट होती है। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी स्टेटेड इन अ नंबर ऑफ forms, each emphasizing one or another aspect of the law, but they can be proved to be equivalent। अब आपके पास सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से दो स्टेटमेंट्स हैं, लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट और रोडोल्फ क्लॉजेस स्टेटमेंट। दोनों की दोनों इक्विवेलेंट है, यानी ऑलमोस्ट सेम स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, अब आपके पास लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, ये वही कैल्विन स्टेटमेंट है जो कि अभी हमने पीछे हीट इंजन में देखी थी। It is impossible to construct a heat engine operating continuously in a cycle which takes heat from a heat source at high temperature and performs an equivalent amount of work without rejecting any heat to the heat sink or low temperature। यानी लॉर्ड कैल्विन ने वही बात की है कि ऐसा इम्पॉसिबल है कोई हीट इंजन डिज़ाइन करना जो कि कॉन्टीन्यूसली हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट ले और सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर दे और लो टेम्परेचर रिजर्वायर पे कोई भी हीट रिजेक्ट ना करे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। द वर्क परफॉर्म बाय द हीट इंजन विल बी लेस देन द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। यानी वो कह रहे हैं कि जो वर्क डन हम परफॉर्म करते हैं वो हमेशा जितनी हीट ऊपर से हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से एब्जॉर्ब की जाती है उससे कम ही होता है, क्योंकि सिंक में हमने हीट रिजेक्ट करनी होती है। In other words, output is always less than the input, or efficiency of the heat engine is always less than 100%। आपके पास जो आउटपुट होती है वो हमेशा इनपुट से कम ही होती है, सही, क्योंकि एफिशिएंसी आपके पास होती है वर्क डन ओवर हीट एब्जॉर्ब। यानी ये आपके पास थी Q1 माइनस Q2 ओवर Q1, और ये आपके पास थी इनपुट, ये थी आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, आउटपुट यानी वर्क डन जो आप कर रही हैं वो आउटपुट है, और जो आपने हीट एब्जॉर्ब की है वो इंजन को इनपुट दी है। तो आउटपुट ओवर इनपुट इज़ योर एफिशिएंसी। इसी तरह से यूजफुल वर्क डन ओवर हीट एब्जॉर्ब्ड इज़ योर एफिशिएंसी। तो यहाँ बात कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स आउटपुट इज़ ऑलवेज लेस देन द इनपुट। आउटपुट हमेशा इनपुट से लेस होता है, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा है, तो डिनोमिनेटर बड़ा होता है, एफिशिएंसी जो होती है वो 1 से लेस हो जाती है। एफिशिएंसी इज़ ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, और लेस देन 1 का मतलब है कि आपके पास एफिशिएंसी जो है वो 100% से लेस हो गई है। ओके, व्हाट इज़ योर क्लॉजेस स्टेटमेंट। क्लॉजेस स्टेटमेंट में बात वो कह रहे हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। मीन्स यहाँ पे वो बात कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोल्ड बॉडी में हीट मौजूद है तो ये इम्पॉसिबल है कि आप इस कोल्ड बॉडी से हीट उठा के हॉट बॉडी की तरफ ले के जाएँ तो आप वर्क ना करें। वर्क आपको करना पड़ेगा, एट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क का मतलब होता है वर्क आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, वर्क आपको करना पड़ेगा, और तब वो गैस जो है वो लो टेम्परेचर से उठ के हॉट टेम्परेचर की तरफ जाएगी। जैसे पानी की मोटर होती है, वो नीचे से पानी को उठाती है और उठा के फिर ऊपर टैंकी तक पहुंचाती है।
तो आप लोग काम करेंगे तो फिर आपके पास गैस जो है वो लो टेम्परेचर से उठ के हॉट टेम्परेचर तक राइज कर सकती है, तो वो वर्क डन परफॉर्म किए बगैर पॉसिबल नहीं होती। ये क्लॉजेज स्टेटमेंट है। ओके, योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्नोट हीट इंजन। अब कार्नोट हीट इंजन, आपके पास कार्नोट एक आपके पास एक इंजीनियर था, उसने अपना एक हीट इंजन डिज़ाइन किया और उसने कहा कि ये जो कार्नोट हीट इंजन है, इट इज़ द बेस्ट हीट इंजन, इज़ द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन। इससे ज़्यादा मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन और कोई नहीं बनेगा। सो यहाँ पे बात कह रहे हैं कि ऑल द साइक्लिक हीट इंजन डिराइव हीट फ्रॉम द हीट सोर्स एंड कन्वर्ट सम ऑफ इट इनटू यूजफुल वर्क एंड रिजेक्ट द रिमाइंडर टू द हीट सिंक। यानी ये जो लाइंस हैं, ये आपके पास एक हीट इंजन का मेन फंक्शन होता है कि वो साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। ऑल द साइक्लिक हीट इंजन क्या करते हैं, डराइव करते हैं हीट को फ्रॉम द हीट सोर्स, उसको उनमें से कुछ हीट को वो वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं और बाकी हीट को वो सिंक में रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपके पास हर हीट इंजन में हीट एनर्जी डिसिपेटिव इफेक्ट ज़रूर होते हैं, हीट एनर्जी डिसिपेट ज़रूर होती है, वेस्ट ज़रूर होती है। एंड द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज़ रिड्यूस कंसिडरेबली, यानी कुछ ना कुछ उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। In order to set an ultimate limit of the efficiency of a heat engine, अब आपके पास एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर था, सादी कार्नोट। उसने अपना एक इंजन तैयार किया जो मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन था, और उसने 1824 में ये इंजन डिज़ाइन किया और उसने कंसिडर किया अ हाइपोथेटिकल आइडियलाइज्ड हीट इंजन which is free from all sorts of heat losses and friction called Carnot heat engine। उसने एक हीट इंजन डिज़ाइन किया, उसने कहा कि इसके अंदर हर तरह के ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ हीट लॉसेस एंड फ्रिक्शन से ये फ्री है, उसके अंदर हीट लॉसेस नहीं होते बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, और उसका एक आइडियल किस्म का हीट इंजन था और उसने उसका नाम रखा कार्नोट हीट इंजन। The efficiency of actual heat engine is always less than Carnot heat engine, यानी कि जो आपके एक्चुअल हीट इंजन होते हैं उनकी एफिशिएंसी इस कार्नोट हीट इंजन से हमेशा कमी होती है। ये एक आइडियल कार्नोट हीट इंजन एक आइडियल हीट इंजन है और इसकी एफिशिएंसी तमाम हीट इंजनों में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एफिशिएंट हीट इंजन। अच्छा, आपका जो कार्नोट हीट इंजन है, इट कंसिस्ट ऑफ, इसके पास क्या क्या चीज़ें होती है इस इंजन के अंदर, ये आपके पास इस कार्नोट हीट इंजन की पिक्चर है, ठीक है। गैस सिलेंडर, आपके पास सिर्फ एक गैस का सिलेंडर होता है विथ परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स एंड परफेक्टली कंडक्टिंग बेस, अ परफेक्टली इंसुलेटेड वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन इन अ सिलेंडर। यानी कि आपके पास अगर मैं इधर एक सिलेंडर बनाऊं तो ये इसकी बेस है, ठीक है, ये बेस है इसकी, ये इसकी वॉल्स हैं और इसके ऊपर ये एक पिस्टन रखी हुई है, इसके ऊपर इस सिलेंडर के ऊपर एक पिस्टन रखी हुई है। तो आपके पास ये एक सिलेंडर है जिसकी इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, यानी वॉल्स में से हीट नहीं निकल सकती, परफेक्टली कंडक्टिंग बेस है, कंडक्टिंग बेस है यानी इसमें से हीट आ जा सकती है, कंडक्ट हो सकती है, और एक परफेक्टली इंसुलेटेड वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये इसके ऊपर एक ढक्कन सा है जो कि ऊपर नीचे मूव कर सकता है, इंसुलेटेड है यानी इसमें से गैस नहीं निकल सकती, वेटलेस है, इसका इतना वेट नहीं है, बिल्कुल वेटलेस है ये, और फ्रिक्शन भी नहीं है, जो ये आराम से ऊपर नीचे स्लाइड कर सकता है ये पिस्टन। तो ये चार हिस्से हैं, यानी इसकी इंसुलेटिंग वॉल्स हैं, कंडक्टिंग बेस है, इंसुलेटिंग पिस्टन है जो फ्रिक्शनलेस है, वेटलेस है और ऊपर नीचे मूव कर सकती है। तो बस ये आपके पास एक कार्नोट हीट इंजन है। अब इस कार्नोट हीट इंजन को हम स्टडी करना शुरू करते हैं। कार्नोट साइकिल, अब आपके पास कार्नोट साइकिल, ये जो आपका कार्नोट हीट इंजन है ये कार्नोट साइकिल को परफॉर्म करता है, ठीक है। इसके अंदर पूरी की पूरी एक कार्नोट साइकिल परफॉर्म होती है। ये आपके पास एक कार्नोट साइकिल की ग्राफ है जो कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है। A cycle of heat engine is completed when the properties of a system have returned to its original state। यानी आपका जो हीट इंजन का साइकिल है वो अपनी वन साइकिल कंप्लीट करता है तो गैस की जो इनिशियल स्टेट्स होती हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वो दोबारा से रिटर्न कर लेती हैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपनी ओरिजिनल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम पे।
तो आपके पास जो स्टेट्स ऑफ अ सिस्टम होती हैं वो वन कंप्लीट साइकिल के बाद दोबारा से वही वाली आ जाती हैं जहाँ से वो स्टार्ट हुई होती हैं. द ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ मोस्ट एफिशिएंट इंजन, दैट इज़ द कार्नोट इंजन, इज़ कॉल्ड कार्नोट साइकिल. तो कार्नोट इंजन जो अपना पूरा का पूरा ऑपरेटिंग साइकिल आपको दिखाएगा उसको कार्नोट साइकिल हम बोलेंगे. एंड द कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ 4 प्रोसेसेस, 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेस. ये आपका कार्नोट साइकिल है. इसमें 2 आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस आपको नज़र आ रहे हैं और ये 2 आपको एडियाबैटिक प्रोसेस नज़र आ रहे हैं. अच्छा, अब आपके पास मैं इसको पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जो फर्स्ट आपके पास स्टेप आता है इस कार्नोट साइकिल का, इट इज़ एन आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल एक्सपेंशन होती है. अब आपके पास दिस इज़ अ कार्नोट इंजन. ठीक है, ये कार्नोट इंजन है जो कि एक सिलेंडर है. इसकी बेस है, कंडक्टिंग बेस है. इसके अंदर एक गैस फिल हुई हुई है और ये आपके पास एक मूवेबल पिस्टन है. ये फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे मूव कर सकता है. सबसे पहले आपके पास साइकिल क्या स्टार्ट हो रही है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन. यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और ये ग्राफ आपका प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ है. अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, कंसिडर कार्नोट हीट इंजन. दिस इज़ अ कार्नोट हीट इंजन. इसे कंसिडर करें. लेट द वर्किंग सब्सटेंस बी एट प्रेशर P1 एंड V1 एंड टेम्परेचर T1. यानी कि आपके पास जो वर्किंग सब्सटेंस है वो पॉइंट ए पे मौजूद है जहाँ पे प्रेशर बन रहा है ये P1 और मैंने इसके नीचे तक लाइन लगाई है, वॉल्यूम है V1 और ए पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो जा रहा है T1 टेम्परेचर. यानी ए पॉइंट पे जो वर्किंग सब्सटेंस है, गैस है कार्नोट इंजन के अंदर भरी हुई है, उस गैस का जो प्रेशर है वो है P1, वॉल्यूम है V1 और टेम्परेचर है T1. Let the gas of the cylinder be placed on high temperature reservoir at temperature T1 and some amount of heat Q1 is absorbed by the gas keeping temperature of the gas constant. यानी आपने इस सिलेंडर को एक हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर पे प्लेस कर दिया. यानी टेम्परेचर T1 पे, T1 हाई टेम्परेचर था. T1 अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपके पास जो T1 टेम्परेचर है ये वाला, ये हाई टेम्परेचर है. ठीक है, तो आपने अपने सिलेंडर को प्लेस किया टेम्परेचर T1 पे. टेम्परेचर T1 जब ऊपर गया गैस के अंदर तो उसने टेम्परेचर बढ़ा दिया. लेकिन चूंकि ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, आइसोथर्म मींस कांस्टेंट टेम्परेचर, तो चूंकि टेम्परेचर ने गैस के कांस्टेंट रहना था तो क्या हुआ, ये पिस्टन अपवर्ड डायरेक्शन में पुश हो गई है. अपवर्ड डायरेक्शन में पुश हुई है, वर्क डन परफॉर्म हुआ है. ठीक है, ताकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे. सो आइसोथर्मल एक्सपेंशन परफॉर्म हुई. लेट द गैस ऑफ द सिलेंडर बी ब्लेज ऑन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एट टेम्परेचर T1 एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी Q1 इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस कीपिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट. द वॉल्यूम इंक्रीजेस बट प्रेशर डिक्रीजेस. यानी कि चूँकि आपने Q1 हीट इस गैस के अंदर एंटर कर दी थी, टेम्परेचर बढ़ सकता था. आइसोथर्मल मींस टेम्परेचर शुड बी केप्ट कांस्टेंट. तो एक्सपेंशन परफॉर्म हुई है और ताकि टेम्परेचर T1 मेंटेन रहे, तो टेम्परेचर T1 मेंटेन रहने की वजह से ये एक्सपेंशन करनी पड़ी. जब गैस में एक्सपेंशन होती है तो वॉल्यूम बढ़ गया गैस का, लेकिन प्रेशर डिक्रीज़ हो गया. तो अब देखिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ग्राफ ड्रॉप हुआ है. दिस इज़ एन आइसोथर्म. आइसोथर्म आपका ग्राफ था आइसोथर्मल एक्सपेंशन का. वॉल्यूम जो था अगर बी पॉइंट पे नीचे लाएं तो वॉल्यूम V2 हो गया. V1 पहले वॉल्यूम था, V2 वॉल्यूम ज़्यादा हो गया, गैस एक्सपैंड हो गई है, एक्सपेंशन हुई है. बी पॉइंट पर वॉल्यूम V2 हो गया है. और अगर आप ये यहाँ से प्रेशर की तरफ जाएँ तो प्रेशर P1 पहले प्रेशर हाई था, प्रेशर ड्रॉप हुआ है, प्रेशर P2 प्रेशर हो गया गैस का. तो गैस का प्रेशर ड्रॉप हुआ है क्योंकि गैस एक्सपैंड हुई है और वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया. V1 से V2 तक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया और प्रेशर P1 से P2 तक ड्रॉप हो गया. लेकिन टेम्परेचर थ्रू आउट, ए पॉइंट पे भी टेम्परेचर T1 था, बी पॉइंट पे भी टेम्परेचर T1 है, क्योंकि ये आइसोथर्म है. आइसोथर्म मीन्स कि आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक टेम्परेचर कांस्टेंट रह रहे हैं. द स्टेट ऑफ द गैस P1 V1 T1 चेंजेस टू P2 V2 T1. ठीक है, प्रेशर कम हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है, टेम्परेचर T1 का T1 ही रह रहा है. विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट Q1 हीट एब्जॉर्ब की है नीचे से उसने, फॉर अ गैसेस सिस्टम.
The process is that of isothermal expansion and it is represented by the isotherm AB. तो आपका जो कार्नोट साइकिल है उसका हमने आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्कस कर ली है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आ रहा है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम होती है, यानी द गैस सिलेंडर इज़ नाउ बीइंग प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड। अब आपने यहाँ से क्या किया कि आपने नीचे इंसुलेट, यहाँ पे पहले तो Q1 हीट पे आपने इसको रखा हुआ था, अब आपने दोबारा से अपने सिलेंडर को यहाँ पे क्या किया, इंसुलेटर पे रख दिया। इंसुलेटर, आपने इसको एक इंसुलेटर पे रख दिया। अब यहाँ से नो हीट कैन एंटर और लीव द सिस्टम, डेल्टा क्यू बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो, डेल्टा क्यू बिकम्स इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आपने अपने सिलेंडर को प्लेस कर दिया कि कोई हीट एंटर और लीव ना कर सके, सही है, और इंसुलेटर के ऊपर अपने सिलेंडर को प्लेस कर दिया। देन नो हीट एंटर द सिस्टम और लीव द गैस। सपोज द गैस is allowed to expand till the volume increases from V2 to V3। अब आपने क्या किया, गैस को एक्सपैंड किया है, इसका प्रेशर रिड्यूस किया, ठीक है। प्रेशर रिड्यूस करने से क्या होता है, गैस एक्सपैंड करती है। यहाँ पे जो स्टेट वेरिएबल्स थे वो थे आपका V2, P2 एंड T1, सही। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आपके पास आ जाते हैं P2, V2 एंड T1, ये स्टेट वेरिएबल्स थे, जबकि यहाँ पे आपके पास था P1, V1 एंड T1। अब आपने क्या किया, एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रही है। बी पॉइंट से सी पॉइंट तक आप लाएं तो इससे क्या हो गया, एक्सपेंशन से क्या होता है, आपके पास वॉल्यूम मज़ीद बढ़ गया, V3 वॉल्यूम बढ़ गया, और अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप प्रेशर देखें तो प्रेशर डाउन हो गया। वॉल्यूम जब भी बढ़ेगा प्रेशर डाउन होगा। तो इस पॉइंट पे आपके पास जो स्टेट वेरिएबल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके पास P3, V3 और T2, P3, V3 और T2, ठीक है, P3, V3 एंड T2 टेम्परेचर। सो अब आपके पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन में प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो गया है, वॉल्यूम मज़ीद बढ़ गया है, और टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर डाउन हो गया, T2 टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया क्योंकि आपने एक्सपेंशन किया। दिस इज़ एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ओके, अब इसे रीड कर लेते हैं। Suppose the gas is allowed to expand till its volume increases from V2 to V3. The temperature falls from T1 to T2 and pressure decreases from P2 to P3. The process is an adiabatic expansion along the adiabat BC as shown in the figure. ठीक है, तो अब आपके पास स्टेट वेरिएबल्स क्या बन रहे हैं कि आपके पास प्रेशर P3 पे फॉल हो चुका है, वॉल्यूम जो है V3 तक एक्सपैंड हो चुका है, इंक्रीज मैक्सिमम वॉल्यूम V3 हुआ है, और टेम्परेचर फॉल हो गया T2 आपके पास लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर यानी सिंक का टेम्परेचर था, तो आपका टेम्परेचर लो हो चुका है T2 तक क्योंकि एडियाबैटिक एक्सपेंशन हुई है। सेकेंड प्रोसेस आपका कंप्लीट हो गया है कार्नोट साइकिल का। ओके, नाउ थर्ड में अब आपके पास आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन वाला रीजन आ रहा है जो C से D तक जा रहा है। Okay, during isothermal compression, the gas cylinder Carnot heat engine is then placed on a low temperature reservoir at temperature T2। अब आपने दोबारा क्या किया, आपने सिलेंडर को लिया है दोबारा से, और इसके नीचे अब आपने पास क्या रखा है, आपने सिंक रख दिया है। सिंक का जो टेम्परेचर था वो T2 था, और इसके अंदर अब आप हीट रिजेक्ट क्या हो रही है, Q2 हीट रिजेक्ट हो रही है, ठीक है, Q2 हीट रिजेक्ट होगी। नाउ गैस इज अलाउड टू कॉम्प्रेस, यहाँ पे कॉम्प्रेस कर लें, दिस इज अ मिस्टेक, कॉम्प्रेस बाय इंक्रीजिंग लोड ऑन द पिस्टन, यानी पिस्टन के ऊपर आपने लोड इंक्रीज करना है। लोड इंक्रीज करने से क्या होगा, गैस कॉम्प्रेस हो जाएगी। द हीट एनर्जी माइनस Q2 इज रिजेक्टेड बाय द गैस। अब Q2 हीट जो होगी वो रिजेक्ट करेगी, सिस्टम से हीट रिजेक्ट करेगी माइनस Q2। द वॉल्यूम डिक्रीजेज फ्रॉम V3 टू V4 एंड प्रेशर इंक्रीजेज फ्रॉम P3 टू P4 एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर T2। अब चूँकि ये आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर ने कांस्टेंट ही रहना है, T2 पे ही रहना है, टेम्परेचर ने T2 अपना टेम्परेचर मेंटेन करना है, लेकिन चूँकि कंप्रेशन हो रहा है आपने लोड बढ़ा दिए, वॉल्यूम V3 से V4 पे कम होगा,
V4 कम होगा वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीज होगा P3 से P4 पे। दिस प्रोसीजर इज रिप्रेजेंटेड बाय द रिवर्सिबल आइसोथर्म C2D। ये देखिए आपके पास, अब आपने क्या किया, लोड बढ़ाया है। लोड बढ़ाने से क्या हुआ है कि आपके पास चूँकि कंडक्टिंग बेस थी, कंडक्टिंग बेस में हीट Q2 रिजेक्ट होगी, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम V3 से ये V4 पे आ गया, वॉल्यूम V4 पे आ गया, प्रेशर जो है बढ़ जाएगा। P3 से प्रेशर P4 पे जा रहा है, प्रेशर बढ़ गया है, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ गया। और टेम्परेचर लेकिन T2 का T2 ही रह रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे भी T2 ही है, इस C पे भी T2 था और D पे भी T2 है, क्योंकि दिस इज आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन। आइसोथर्म मीन्स कि आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है, C पे भी T2 था, D पे भी T2 रहेगा, लेकिन प्रेशर P4 बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, और वॉल्यूम V4 V3 से रिड्यूस हो गया। नाउ योर लास्ट स्टेप इज एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। अब एडियाबैटिक में अगेन आपने क्या करना है, सिलेंडर को उठाना है, और सिलेंडर को उठाने के बाद आपने क्या किया, कंडक्टिंग बेस, ये आपके पास एक इंसुलेटिंग बेस पे, ठीक है, इंसुलेटर पे, इंसुलेटर, आपने एक इंसुलेटर बेस के ऊपर आपने इस सिलेंडर को रख दिया। और रखने के बाद क्या करना है, अब आपने इसको मज़ीद कंप्रेस करना, एडियाबैटिक कंप्रेशन आ रहा है, मज़ीद इसको कंप्रेस करना है गैस को, और लोड बढ़ाना है। द गैस सिलेंडर इज़ वंस अगेन प्लेस्ड ऑन एन इंसुलेटिंग स्टैंड, इंसुलेटर के ऊपर आपने रखा है, सो दैट नो हीट एंटर और लीव, यानी डेल्टा क्यू जो है इस पे ज़ीरो है, डेल्टा क्यू, नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम। द गैस इज नाउ compressed adiabatically। अब आपने उसे मज़ीद compress करना है adiabatically टू इट्स इनिशियल स्टेट। अब आप जब इसे मज़ीद compress करेंगी तो चूँकि वो बाहर लीव तो कर नहीं सकती, compression से क्या होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ पे टेम्परेचर था T2, तो यहाँ पे टेम्परेचर बन जाएगा कितना, T1, टेम्परेचर राइज कर जाएगा। द गैस नाउ रिटर्न टू इनिशियल स्टेट P1 V1 T1, यानी T1 टेम्परेचर तक टेम्परेचर राइज कर जाएगा फॉर अ गैशियस सिस्टम। द प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द एडियाबैटिक DA। मीन्स आपने D से अब क्या किया, दोबारा से इसको एडियाबैटिक कंप्रेशन किया है, लोड बढ़ाया है। लोड बढ़ाने से क्या हुआ है कि अगेन आपके पास ग्राफ जो है D पॉइंट से A पॉइंट को रीच कर गया, और A पॉइंट पे इसके पास जो प्रेशर बन रहा था वो दोबारा P1 बन गया था, वॉल्यूम V1 बन गया था, और टेम्परेचर T1 बन गया था। D पॉइंट पे टेम्परेचर कितना था, D पॉइंट पे टेम्परेचर था T2, ठीक, और दोबारा से A पॉइंट पे टेम्परेचर बन गया T1। तो आपके पास इस तरह से दोबारा से वही स्टेट वेरिएबल्स रिट्रीव हो गए ड्यूरिंग अ साइकिल। साइकिल ए पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, और ए पॉइंट पे दोबारा से वही स्टेट वेरिएबल ऑफ द गैस या सिस्टम दोबारा से रिट्रीव हो गई। सो दिस इज़ अ कंप्लीट साइक्लिक cycle, heat cycle, and which is known as Carnot cycle। अच्छा, वो कह रहे हैं ड्यूरिंग वन साइकिल कार्नोट हीट इंजन परफॉर्म्स अ नेट अमाउंट ऑफ वर्क डेल्टा W, विच इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्क डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द टू एक्सपेंशन एंड टू कॉम्प्रेशन, यानी दो दफ़ा एक्सपेंशन हुई, दो दफ़ा कॉम्प्रेशन हुई, उसके दरमियान गैस ने वर्क डन परफॉर्म किया। The net amount of heat absorbed by the engine in one cycle is Q1 minus Q2। Q1 आपकी हीट थी हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर की, Q2 आपके पास हीट थी जो कि रिजेक्ट हुई थी सिंक में। इन दोनों का जो डिफरेंस था वो आपके पास वर्क डन के इक्वल था। वे Q1 इज़ द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इसमें वो हीट एब्जॉर्ब हुई थी, एंड Q2 इज़ द हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन में ये हीट रिजेक्ट हुई थी। नाउ द एरिया ABCDA, इसके अंदर जो ब्लू कलर का एरिया है ये टोटल क्या आपको प्रोवाइड कर रहा है, enclosed by the cyclic path represented the net work done by the engine in one cycle। यानी अगर आपने इस कार्नोट साइकिल का वर्क डन कैलकुलेट करना है तो आपको इसका पूरा का एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। थर्मल एफिशिएंसी इज़ गिवन बाय, एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट ओवर इनपुट होती है, और आउटपुट क्या होता है, वर्क डन होता है, और इनपुट क्या होती है, जो आपने हीट ऊपर से Q1 हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से एब्जॉर्ब की होती है। सो वर्क डन ओवर Q1, वर्क डन आपके पास होता है Q1 माइनस Q2 के इक्वल होता है वर्क डन,
इनका एलसीएम ओपन कर लें तो दिस इज़ द एफिशिएंसी इक्वेशन. We know that the absolute temperature of an ideal gas is directly proportional to average kinetic energy of its molecule. यानी जितनी kinetic energy होती है, kinetic energy किसके इक्वल होती है, जितनी हीट एब्जॉर्ब की जाती है उतनी kinetic energy होती है. तो आपके पास चूँकि kinetic energy और एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस वजह से हीट एब्जॉर्ब और टेम्परेचर भी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. तो Q2/Q1 को आप T2/T1 से रिप्लेस कर सकती हैं. सो एफिशिएंसी में आप 1 माइनस Q2/Q1 की जगह पे T2/T1 भी लिख सकती हैं. सो 1 माइनस T2/T1 आपके पास एफिशिएंसी हीट इंजन की बन सकती है. सो बोथ दीज इक्वेशंस, दिस इक्वेशन, हीट इक्वेशन एंड टेम्परेचर इक्वेशन, बोथ आर इक्वली एप्लीकेबल. ओके, अब आगे वो कह रहे हैं दस द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ हाई एंड लो टेम्परेचर रिजर्वायर. हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर T1 था और लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर T2 था. तो एफिशिएंसी जो है वो T2/T1 यानी 1 माइनस T2/T1 के इक्वल होती है. तो ये टेम्परेचर डिफरेंसेस पे डिपेंड करती है और इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस. यानी आपने कौन सी गैस यूज़ की हुई है इसके ऊपर आपके पास जो इंजन होता है उसकी एफिशिएंसी डिपेंड नहीं करती. इफ़ वी टेक टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर एट 0 केल्विन, यानी जो सिंक का टेम्परेचर है, रिजेक्टेड टेम्परेचर, अगर उसको आप 0 केल्विन कर लें तो एफिशिएंसी में आपके पास T2/T1, T2 को अगर आपने 0 कर दिया है तो 0/T1 इज़ 0 और एफिशिएंसी आपके पास 1 के इक्वल हो जाएगी और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100% एफिशिएंसी बन जाएगी. This means that work done by Carnot heat engine is equals to Q1. मीन्स जितना Q1 आपने हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट ली है वो सारी की सारी वर्क डन में कन्वर्ट हो गई है. All the heat energy absorbed by the heat engine is converted into work. This is against Lord Kelvin's statement of second law of thermodynamics. Hence, it is not possible to achieve temperature of absolute zero. यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप नीचे सिंक में कोई टेम्परेचर वेस्ट ही ना करें. सिंक में आपने टेम्परेचर रिजेक्ट T1 को T2 जो लो टेम्परेचर रिजर्वायर के टेम्परेचर है वो रिजेक्ट करना ही करना है. तो T2 को आप बिल्कुल भी ज़ीरो कभी भी नहीं कर सकती. इस तरह ये पॉसिबल ही नहीं है. द एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन बाय थ्योरेटिकल लिमिट इट इज़ ऑलवेज लेस देन 1 और 100%. 100% से हमेशा इंजन्स की एफिशिएंसी कम ही होती है. द रियल हीट इंजन कैनॉट अटेन कार्नोट एफिशिएंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एंड हीट लॉसेस बाय कंडक्शन एंड रेडिएशन. Efficiency of the best heat engine that could be made was a function of two temperatures at which heat was supplied and rejected in the cycle and was independent of the nature of the working substance. This statement is called Carnot theorem. ये जो आपके पास ये 3 lines हैं, this is Carnot theorem. अगर आपसे पूछा जाए what is Carnot theorem? Carnot theorem की ये statement है आपके पास. No real heat engine operating between two heat reservoirs can be more efficient than Carnot engine operating between same two reservoirs. यानी दो reservoirs आपके पास T1 high temperature reservoir and T2 लो टेम्परेचर रिजर्वायर है. इन दोनों टेम्परेचर रिजर्वायर्स के दरमियान आपके पास एक हीट इंजन ऑपरेट करता है और वो क्या करता है कि इनके डिफरेंस के बराबर वो वर्क डन परफॉर्म करता है. Okay, for your information, the first successful petrol engine was invented by Nicholas Otto in the year 1876 and the diesel engine was invented by Rudolf Diesel in 1892. Okay, example. ये आपकी example है. A Carnot heat engine has a maximum efficiency of 55%. ये efficiency है 55%. इसे अगर 100 से आप divide कर दें तो 0.55 efficiency of the diesel engine बन रहा है. Carnot engine आपकी बन रही है. It takes certain amount of heat from a source, convert a part of it into work and reject the remaining heat towards the heat sink. If the temperature of the heat source is यानी T1 की वैल्यू आपकी T1 टेम्परेचर आपके पास कितना है 600 केल्विन है जो कि हॉट टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर है. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द हीट सिंक. T2 का टेम्परेचर आपने फाइंड आउट करना है यानी सिंक का टेम्परेचर आपने फाइंड करना है. बहुत आसान से है. एफिशिएंसी आपके पास होती है 1 माइनस T2/T1. T2 आपके पास सिंक का टेम्परेचर है, T1 आपके पास सोर्स का टेम्परेचर है जो कि 600 केल्विन है और एफिशिएंसी आपके पास 0.55 थी. तो इसके लिए आपने अपनी इक्वेशन को सेट करना है और T2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है.